Good evening, students. I, Dr. Rakesh Singh from KSIS Academy, Patna. Today, we will discuss Test 2 Section A. इस वीडियो में आपको BPSC 67th PT टेस्ट सीरीज का टेस्ट 2 सेक्शन A क्वेश्चन आंसर डिस्कशन से पहले हम लोग जरा अपने टेस्ट सीरीज का उद्देश्य समझ लें। बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे पिछले वीडियो का आधार बनाते हुए मेरे प्यारे बच्चों, हमारा उद्देश्य पीटी टेस्ट सीरीज का ये है कि बीपीएससी पीटी सिलेबस को बारीकी से हम लोग कवर करें। कहने का मतलब है कि यदि आप कोई टारगेट कोर्स ज्वाइन करते हैं तो हर एक पेपर, हर एक सब्जेक्ट को क्लासरूम मोड में या ऑनलाइन मोड में आप पढ़ाई करेंगे और पढ़ते चर्चा के दौरान अपना कोर्स को कंप्लीट करेंगे। लेकिन हमारा जो ये मॉडल है, ये बहुत सक्सेसफुल मॉडल है। 65th बीपीएससी पीटी में भी सफल रहा ये मॉडल, 66th पीटी में पुराने अनुभव के आधार पे बहुत ही ज्यादा अत्यधिक सफल रहा और इसी कारण आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट दिस टाइप ऑफ टेस्ट सीरीज विल हेल्प यू एंड आई नो you will 100% you will qualify। तो जिस तरह से टारगेट कोर्स में एक एक पॉइंट को, एक एक सिलेबस को कवर किया जाता है, उसी तरह ये टेस्ट सीरीज भी है जो हम लोग 60 टेस्ट सीरीज 50 क्वेश्चन का सेट जो है उसको हम लोग करीब 3000 क्वेश्चन जिसको हम लोग कैलकुलेट किए हैं, वो एक एक बारीकी से धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से आपको ले जाएगा। और जब आप देखेंगे कि 10 टेस्ट के बाद आप एक काफी पोर्शन कवर कर चुके हैं और 10 टेस्ट के बाद फिर आपको 150 क्वेश्चन का फुल लेंथ टेस्ट सीरीज रहेगा, ताकि आप लोग जो पुराना पढ़े हैं उसको आप इवैल्यूएट कर सकते हैं, समीक्षा कर सकते हैं कि कहां हमारी कमजोरी है, कहां हमारा ताकत है, और अगले जो 50 टेस्ट होगा उसमें कैसे अपने आप को इंप्रूव कर सके। तो आज का जो टेस्ट सीरीज है सेक्शन ए, टेस्ट 2 सेक्शन ए, 1 से 25 क्वेश्चन, उसमें हम लोग देखेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ने के लिए क्या क्या स्रोत है और कहां कहां त्रुटि आ जाती है। तो चलिए इसी के साथ ही हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। तो जैसा कि शीर्षक लिखा हुआ है, सोर्सेज फॉर द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए स्रोत। तो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे फिर हिंदी में पढ़ेंगे। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी। हिंदी मीडियम के बच्चे भी आप जरा देख लीजिए कि एशियाटिक का यहाँ स्पेलिंग क्या है इंग्लिश में। और आपको ऑप्शंस है सर विलियम जोन्स, रॉबर्ट चेम्बर्स, चार्ल्स विल्किंस, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, और ई ऑप्शन, मोर देन वन ऑप्शन या नन ऑफ दिस। ये ऑप्शन पे भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि सबका अपना महत्व है। हिंदी में एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स, रॉबर्ट चेम्बर्स, चार्ल्स विल्किंस, अलेक्जेंडर हैमिल्टन। ई ऑप्शन, एक से अधिक विकल्प या इनमें से कोई नहीं। अब जो है बच्चों, ये क्वेश्चन आपको क्यों दिया गया है, इसके पीछे एक आधार है, कारण है। कारण ये है कि शुरू में यदि हम लोग मध्यकालीन भारत बात करें या सांस्कृतिक इतिहास, विश्व का सांस्कृतिक इतिहास के बारे में बात करें, तो भारत का उल्लेख रोमन साहित्य में या यूनानी साहित्य में हुआ करता था।
there used to be a vague reference for India in Roman or Greek literature. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, फिर 1857 के बाद आपका अंग्रेज का स्थापत्य हो गया यहाँ पे, डायरेक्टली ब्रिटिश पार्लियामेंट और महारानी के द्वारा कंट्रोल होने लगा। अब इनको अपने राज्य को, यानी ब्रिटिश राज्य को, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू हो या आपका ब्रिटिश महारानी के थ्रू, अपने राज्य को जस्टिफाई करना था कि देखो भैया हम लोग इंडिया में क्यों आए हैं। और इतिहास लेखन में देखेंगे, खास करके अंग्रेज इतिहासकार, इंग्लिश हिस्टोरियन को देखेंगे कि भारत को हमेशा, भारत के संस्कृति को हमेशा अंडर प्ले किए हैं। मतलब यहाँ के महत्व को वो ज्यादा, मतलब यहाँ के सांस्कृतिक जो विरासत है उसके महत्व को हमेशा कम करने का ये लोग कोशिश किए। लेकिन क्या हुआ कि आधुनिक भारत, आधुनिक युग जब चालू हुआ तो व्यापार बढ़ा, और खास करके हम लोग देखते हैं कि दक्षिण भारत में, खास करके मालाबार क्षेत्र में ईसाई पादरी आने लगे। और उसी में एक पादरी थे फादर हैंक्सलेडन, फादर हैंक्सलेडन, याद रखिएगा ये नाम। ये विश्व का पहला डिक्शनरी, या कहिए विश्व का पहला संस्कृत का डिक्शनरी यूरोपियन भाषा में लिखे थे। लेकिन राजनीतिक कारण से, पॉलिटिकल रीजन से इस डिक्शनरी को प्रकाशित नहीं किया गया। दिस डिक्शनरी वॉज नॉट पब्लिश्ड। वो इसलिए कि अंग्रेजों को यह लगा कि यदि संस्कृत डिक्शनरी छप जाता है तो विश्व को भारत का सांस्कृतिक विरासत लोगों को मालूम चल जाएगा। इस तरह से बहुत सारे पादरी आए, भारत के संस्कृति को देखे, दे रेड द कल्चर एंड स्टार्टेड एनालाइजिंग थिंग्स। और इसी में फादर कोवरडॉक्स थे, याद रखिएगा, फादर कोवरडॉक्स 1767 में ये इस निष्कर्ष से पहुंचे कि जो भारत का जो संस्कृत भाषा है और यूरोपीय भाषा है, दोनों में संबंध है। मतलब हमारी जो विरासत है वो बहुत ही गौरवमयी है। और धीरे धीरे अंग्रेज के समय एक नए तरीके का अध्ययन चालू हो गया जिसको हम लोग कहते हैं इंडोलॉजिकल स्टडीज। इंडोलॉजिकल स्टडीज, इंडो यानी इंडिया, माने भारत के बारे में, भारत के भाषा के बारे में जो अध्ययन चालू हो गया। याद रखिएगा, दो तरीके का स्टडी होता है। एक होता है ऑक्सीडेंटल, अंग्रेजी में बोलते हैं ऑक्सीडेंटल। ऑक्सीडेंटल का मतलब होता है पश्चिम, वेस्ट, माने पश्चिमी देशों का अध्ययन। और दूसरा होता है ओरिएंटल स्टडीज। ओरिएंटल मतलब पूर्व, पूर्व में भारत, पूर्वी गोलार्ध में भारत है, तो भारत जैसे देशों की अध्ययन, स्टडीज ऑफ द ईस्ट, दैट इज योर ओरिएंटल एजुकेशन। तो ये मुहिम जो है 1767 से चालू हुआ और करीब 7-8 साल के बाद 1783 में, 1783 में भारत में सर विलियम जोन्स भारत में आए, कलकत्ता आए, सुप्रीम कोर्ट के जज बन के सर विलियम जोन्स भारत में आए। उस समय वॉरेन हेस्टिंग्स थे भारत के गवर्नर जनरल, इस बात को याद रखिएगा। और सर विलियम जोन्स को बहुत ही ज्यादा सहानुभूति और जिज्ञासा था
हिंदू और मुस्लिम संस्कृति के बारे में जानने का। सर विलियम जोन्स लिंग्विस्टिक जीनियस थे, माने भाषाविद थे, और वो यूरोपीय भाषा जानते थे, हेब्रू भाषा जानते थे, अरबी जानते थे, पर्शियन जानते थे, तुर्की भाषा जानते थे, और सब कुछ के बारे में, उनको संबंध के बारे में साइंटिफिक रिलेशन, ही फाउंड अ साइंटिफिक रिलेशन बिटवीन यूरोपियन एंड संस्कृत लैंग्वेज। और इसी चीज को बढ़ावा देने के लिए वो एक संस्था का निर्माण किए, संस्था को स्थापित किए 1784 में, 1784 में, जिसको कि हम लोग एशियाटिक सोसाइटी के नाम से जानते हैं। एशियाटिक सोसाइटी सर विलियम जोन्स द्वारा 15 जनवरी 1784 को स्थापित किया गया। द एशियाटिक सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय सिविल सर्वेंट सर विलियम जोन्स ऑन 15 जनवरी 1784। और ये जब मीटिंग, जिस मीटिंग से, जिस संकल्प से ये संस्था की शुरुआत हुई, इसके अध्यक्ष थे रॉबर्ट चेम्बर्स। ये आपको ऑप्शन में भी है, रॉबर्ट चेम्बर्स। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट फोर्ट विलियम थे, उसके वो जज थे। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स 15 जनवरी 1784 को किए। अब याद रखने वाली बात है, 1832, याद रखिएगा इस डेट को, 1832 में एशियाटिक सोसाइटी का नाम बदल करके रख दिया गया एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इस डेट को याद रखिएगा, 1825 द नेम ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी वॉज चेंज टू द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। और फिर 1936 में, 1936 में फिर से इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम रख दिया गया द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। In 1936 the name was changed to the Royal Asiatic Society of Bengal। भारत आजाद हुई और 1 जुलाई 1951, 1 जुलाई 1951 फिर से इस संस्था का नाम एशियाटिक सोसाइटी रखा गया। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे देखते हैं, हु वाज द फाउंडर ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी? सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो सर विलियम जोन्स थे। जो दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट चेम्बर्स, वो भी हम लोग डिस्कस कर लिए कि इस मीटिंग में वो मौजूद थे, अध्यक्षता रॉबर्ट चेम्बर्स के ही प्रेसिडेंटशिप में ये हुआ था। इस ऑप्शन को भी याद रखिएगा। तीसरा ऑप्शन है चार्ल्स विल्किंस और अलेक्जेंडर हैमिल्टन। चार्ल्स विल्किंस बहुत बड़े ऑथर थे और इनका इंपॉर्टेंस ऑप्शन में इसलिए दिया गया है कि ये दोनों भी, सर चार्ल्स विल्किंस भी एशियाटिक सोसाइटी के सदस्य रहे थे, है ना। चार्ल्स विल्किन भी एशियाटिक सोसाइटी के सदस्य थे और अलेक्जेंडर हैमिल्टन भी एशियाटिक सोसाइटी के सदस्य मेंबर रह चुके हैं। अब आगे का क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम लोग अपने नोट्स में आप बना लीजिएगा कि 1784 से लेके 1828 तक, याद रखिएगा डेट, फ्रॉम 1784 टू 1828 सिर्फ यूरोपीय ही इस संस्था के सदस्य बन सकते थे। लेकिन 1829 में, 1829 में H.H. विल्सन आए और इनके कारण भारतीय भी जो है इस एशियाटिक सोसाइटी के सदस्य बनने लगे। और 12 दिसंबर 1832, याद रखिएगा, 12 दिसंबर 1832 राम कोमूल सेन जो थे का चयन हुआ सचिव के रूप में, नेटिव सेक्रेटरी के रूप में। तो पहला भारतीय सचिव एशियाटिक सोसाइटी के राम कोमूल सेन थे, 1832 में ये बने थे।
फिर 1885 में 1885 में राजेंद्र लाल मित्रा ये एशियाटिक सोसाइटी के पहले भारतीय अध्यक्ष बने। राजेंद्र लाल मित्रा बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट इन 1885। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी? एशियाटिक सोसाइटी के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र लाल मित्रा, ब्रजेंद्र नाथ डे, वरुण डे, द्वारकानाथ टैगोर, एक से अधिक विकल्प। याद रखिएगा बी ऑप्शन ब्रजेंद्र नाथ डे, वरुण डे, द्वारकानाथ टैगोर, ये बी सी डी ऑप्शन, ये सारे लोग भारतीय थे जो एशियाटिक सोसाइटी के सदस्य थे। क्वेश्चन है एशियाटिक सोसाइटी के पहले भारतीय अध्यक्ष राजेंद्र लाल मित्रा थे। राजेंद्र लाल मित्रा थे, तो 2 का सही ऑप्शन है ए। आगे बढ़ते हैं। Who gave the greatest importance to इंडोलॉजिकल स्टडीज? क्वेश्चन नंबर 3, इंडोलॉजिकल स्टडीज का सबको सबसे बड़ी प्रेरणा कहां से मिली, किसने दी? सर विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किए ओरिएंटल एजुकेशन के लिए, ईस्ट के बारे में, पूर्वी दुनिया के इतिहास संस्कृति जानने के लिए। लेकिन भारत के अध्ययन, भारत की भाषा का अध्ययन सबसे ज्यादा बढ़ावा किससे मिला? और वो मिला जर्मन एक थे जिनका नाम था मैक्स मूलर, जिनका नाम था मैक्स मूलर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन है डी। चलिए यही है मैक्स मूलर, ये हैं आपके मैक्स मूलर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जानने से पहले आप पृष्ठभूमि समझिए। जब आधुनिक भारत में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे 1857 रिवोल्ट, 1857 विद्रोह, विद्रोह में जब इतिहास पढ़ेंगे तो 2 तरीके के इतिहासकार मिलेंगे आपको। एक वो इतिहासकार जिसको कि अंग्रेज इंग्लिश हिस्टोरियन कहते हैं, और वो बोलेंगे कि 1857 रिवोल्ट एक सिपाही विद्रोह था, गुंडों बदमाशों का, एंटी सोशल एलिमेंट का ये विद्रोह था। भारतीय इतिहासकार ये कहेंगे नहीं, ये विद्रोह नहीं था, ये भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम था। जितने भी इंडियन ऑथर्स देखेंगे, इंडियन हिस्टोरियंस देखेंगे, अंग्रेज हिस्टोरियन, अंग्रेज इतिहासकार के विरुद्ध और विपरीत उनका स्टैंड रहेगा कि नहीं, 1857 भारत का फर्स्ट इंडिपेंडेंस मूवमेंट था, इट वॉज अ रेवोल्यूशन, भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम था। तो आप देख रहे हैं ब्रिटिश हिस्टोरियन और इंडियन हिस्टोरियन का जो है विचार अलग अलग है। अब उसी पे क्वेश्चन है, हु डिस्क्राइब्ड कौटिल्याज पेनल कोड एज फेरोशली सीवियर? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पेनल कोड यानी दंड संहिता लिखा हुआ है, जिसमें क्या क्या पनिशमेंट होता है उसके बारे में जिक्र है। तो किसने कौटिल्य के दंड संहिता को क्रूरता से गंभीर बताया, बहुत ज्यादा क्रूर बताया, बहुत ज्यादा क्रूएल बताया? तो ऑब्वियसली वो अंग्रेज हिस्टोरियन थे और उनका नाम है विंसेंट ए स्मिथ। इनका नाम है विंसेंट ए स्मिथ, इनका नाम है विंसेंट ए स्मिथ। 4 का सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर सोर्सेज फॉर द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री? कहने का मतलब कि आज जो प्राचीन भारतीय इतिहास हमारे सामने है, किस किस स्रोत से उस इतिहास का निर्माण हम लोग कर पाए हैं, यानी कौन सा स्रोत है जिसको पढ़ने से हम लोग को प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। हिंदी में पढ़ देते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? लिटरेरी सोर्स यानी साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत हैं, पुराण हुए,
है ना, रजत तरंगिणी हुए, ये सब साहित्यिक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोत, उत्खनन से, खनन से, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये भी था। अवशेष के आधार पे हम लोग इतिहास का निर्माण किए हैं। वैदिक युग में किस चावल था कि गेहूं था, उसका हम लोग को अवशेष मिला है। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से हम लोग को जो है अवशेष मिला है। मौर्य सभ्यता का जो स्तंभ है, और कुम्हरार पटना में जो भी अवशेष मिला, उसके आधार पे हम लोग मौर्य इतिहास का निर्माण कर पाए हैं। तो ये पुरातात्विक स्रोत में आ गए। विदेशी इतिहासकार और यात्री के वृतांत, विदेशी इतिहासकार और यात्री के वृतांत, यानी अकाउंट्स ऑफ फॉरेन हिस्टोरियंस एंड ट्रैवलर्स, इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इसको। तो मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए, वो अपना यात्रा का वृतांत लिखे, और ये भी हमारा इतिहास जानने के लिए जरूरी है। और सामाजिक शास्त्र संबंधी लेख, कौटिल्य अर्थशास्त्र, रामायण, महाभारत, पुराण, ये सब सारा जो है सामाजिक धार्मिक शास्त्र, दे आर सोशियो रिलीजियस, अंग्रेजी में बोलते हैं सोशियो, यानी सामाजिक, रिलीजियस, धार्मिक, स्क्रिप्चर्स, शास्त्र। सो सारे स्रोत से हम लोग को प्राचीन भारतीय इतिहास को निर्माण करने में मदद मिलता है। इसीलिए सही ऑप्शन है ई, यानी एक से एक अधिक विकल्प। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज द ओनली इंडिजिनस सोर्स फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ द ऋग्वेदिक आर्यंस? ऋग्वेद आर्यों के इतिहास के पुनर्निर्माण का एकमात्र स्वदेशी स्रोत कौन सा है? आपका ऑप्शन है ऋग्वेद, रामायण, महाभारत और अथर्ववेद। ऋग्वेद आर्यन, ऋग्वेद का समय 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक, फ्रॉम 1500 BC टू 1000 BC। तो सही ऑप्शन है ऋग्वेद। रामायण, महाभारत, अथर्ववेद नहीं है, क्योंकि अथर्ववेद जो है वो उत्तर वैदिक काल में, यानी 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व के बीच में लिखा गया है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा। ऋग्वेद तो आपका 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में लिखा गया है, इसीलिए यही एक स्वदेशी स्रोत है जिससे कि हम लोग ऋग्वेद आर्यों के बारे में जान सकें। अब बी, सी और डी ऑप्शन जरा हम लोग देख लेते हैं कि वो क्यों नहीं है। ये बहुत बेसिक है। आपका जो अथर्ववेद है, ये इसका आकलन किया गया है तो करीब ये 1200 BC यानी ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व के बीच में लिखा गया है। अथर्ववेद हैज बीन रिटन बिटवीन 1200 BC टू 1000 BC, है ना। अब देखिए रामायण की बात करते हैं तो रामायण आप इसकी भाषा संस्कृत है, जिसको कि हम लोग कहते हैं कि इसका समय जब ये लिखा गया था तो 300 ईसा पूर्व का था, 300 BC। तो रामायण भी आगे का है। अब चलते हैं हम लोग महाभारत। तो महाभारत के बारे में कहा गया है, जो समय इसका आकलन किया गया है, ये सब पॉइंट नोट करके रखिएगा कि इसका समय 3री शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होती है, 3rd सेंचुरी BC। 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेके 3री शताब्दी ईस्वी तक, फ्रॉम 3rd सेंचुरी BC टू 3rd सेंचुरी AD।
एक और चीज ध्यान रखना है महाभारत में कि अब महाभारत का समय अवधि तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईस्वी तक है, लेकिन इसमें जो घटना के बारे में उल्लेख है वो 9वीं और 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बारे में है। द इवेंट्स दैट आर नरेटेड इन महाभारत आर ऑफ द टाइम और द टाइम पीरियड यू कैन से इज 9th between 9th and 8th century BC। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, मैच द फॉलोइंग। लेटर वैदिक सिविलाइजेशन, उत्तर वैदिक काल के समय यजुर्वेद लिखा गया था। ब्राह्मण क्या है? ये आपके वेदों पर भाष्य है, कमेंट्रीज ऑन द वेद। अरण्यक क्या है? रहस्यमय प्रकृति की है, इसमें यज्ञ संबंधी लिखा गया है, जो कि जंगलों में ही इस मंत्र का उच्चारण करना है और ये धार्मिक अनुष्ठान करना है। तो चूंकि ये जंगल, इसीलिए नाम पड़ गया अरण्यक, और इसीलिए अरण्यक यानी रहस्यमय प्रकृति, मिस्टिकल नेचर। उपनिषद, इसमें फिलोसफिकल नेचर है, दार्शनिक प्रकृति है, आत्मा, परमात्मा, देवी देवता, प्रकृति का अस्तित्व, ये सारी बातें जो है, कर्म और धर्म, ये सारी बातें जो है उपनिषद में लिखी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन है ए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। पुराण, स्कंद पुराण, वायु पुराण आप लोग पढ़े होंगे, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। व्हाट डज द वर्ड पुराण मीन्स? एंशियंट, ओल्ड, ट्रेडिशनल, लिटरेचर। पुराण शब्द का क्या अर्थ है? प्राचीन, पुराना, पारंपरिक या साहित्य। पुराण जो शब्द है वो पुराना शब्द से आया। पुराना का मतलब क्या होता है? ओल्ड, पुराना, बहुत सिंपल मीनिंग है। तो 8 का सही ऑप्शन है ओल्ड, हिंदी में पुराना हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन है बी। अब पुराण के बारे में कुछ जान जाइए और नोट्स लिखिएगा। पुराण जो है मुख्यतः संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इट इज कंपोज्ड प्राइमरली इन संस्कृत लैंग्वेज। नंबर 1 पॉइंट। तो किस भाषा में पुराण लिखी गई है याद रखिएगा। दूसरा, पुराण को आप तमिल भाषा में भी आप पाएंगे। इट हैज ऑल्सो बीन कंपोज्ड इन तमिल एंड अदर इंडियन लैंग्वेजेस ऑल्सो। दूसरी बात। तीसरा, पुराण में किसके बारे में ज्यादा उल्लेख है? तो विष्णु, शिव, ब्रह्मा एंड शक्ति। फिर से, द मेजर हिंदू डेटीज मेंशन्ड इन पुराण आर विष्णु, शिव, ब्रह्मा एंड शक्ति। 5वां पॉइंट याद रखिएगा। पुराण में, पुराण आपको हिंदू धर्म के अलावा जैन धर्म में भी है। सो द पुराणिक लिटरेचर इज फाउंड इन बोथ हिंदुइज्म एज वेल एज जैनिज्म। पुराण क्या है? एक जैसे आज आपका गूगल है, उसी तरह पुराण एनसाइक्लोपीडिया है। सारे टॉपिक पे इसमें आपको सब कुछ दिया हुआ है। अब लिखिए, अब जानिए कितने पुराण हैं। तो हम लोग पुराण को 3 भाग में बांटते हैं। वी डिवाइड पुराण इनटू 3 पार्ट्स। पहला जो पुराण है नंबर महापुराण, और महापुराण की संख्या 1 है, 1 महापुराण, 1 महापुराण। ठीक है। 17 आपके मुख्य पुराण हैं, मेजर पुराण्स, और 18 उप पुराण हैं यानी माइनर पुराण्स। तो टोटल पुराण यू हैव 36। 1 महापुराण,
17 मुख्य पुराण और 18 उप पुराण। अब सवाल उठता है कि ये पुराण को लिखा किसने? अब देखिए, ये बात ज्ञात नहीं है किसी को, कह लीजिए एनोनिमस है, किसी को ज्ञात नहीं है। लेकिन हेगियोग्राफिकली के आधार पर, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर परंपरा ये कहती है कि जो महाभारत के बारे में बताए थे व्यास, द नरेटर ऑफ द महाभारत, व्यास को ही भौगोलिक आधार पर, हेगियोग्राफिकली की बेसिस पे कहा जाता है कि व्यास ही पुराण लिखे थे। और प्राचीन परंपरा यह कहती है, और विष्णु पुराण में इस बात का उल्लेख है, याद रखिएगा, विष्णु पुराण में इस बात का उल्लेख है कि व्यास जो हैं पुराण संहिता लिखे और ये अपने शिष्य को, उनके एक शिष्य थे जिनका नाम था लोमहर्षण, जिनका नाम था लोमहर्षण, ये लोमहर्षण को ये पुराण संहिता दे दी है। और लोमहर्षण जो हैं अपने शिष्य को पुराण के बारे में सुनाने लगे, और तभी आप देखते हैं एक मुख्य पुराण, एक महापुराण, 17 मुख्य पुराण और 18 उप पुराण। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। पुराण को 3 चरण में लिखा गया है। पहला चरण है 350 ईस्वी से लेके 750 ईस्वी तक, ये सबसे पुराना पुराण का समय है। और इस समय जो महत्वपूर्ण पुराण हुए कहते तो वो थे ब्रह्मांड पुराण या ब्रह्मांड पुराण, देवी पुराण, कुर्म पुराण, मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण, वामन पुराण, वाहरा पुराण, वायु पुराण और विष्णु पुराण। दूसरा चरण हुआ आपका 750 ईस्वी यानी 750 एडी से लेके 1000 ईस्वी तक। दूसरे चरण में अग्नि पुराण लिखा गया, भागवत पुराण लिखा गया, भविष्य पुराण लिखा हुआ, ब्रह्म पुराण लिखा गया, गरुड़ पुराण लिखा गया, ऐसा। और तीसरा जो चरण था वो चरण था आपका 1000 ईस्वी से 1000 एडी टू 1500 ईस्वी, 1000 टू 1500 1500। और कालिका पुराण, कल्की पुराण, महाभागवत पुराण, नारदिया पुराण, सौरा पुराण, ये सब में इस श्रेणी में आता है। चलिए इस पे हम लोग आगे क्वेश्चन आते हैं। और सबसे जो पॉपुलर पुराण है, सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है वो है आपका भागवत पुराण। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? निम्न में से कौन सा सही है? इट इज कंपोज्ड प्राइमरीली इन संस्कृत, ये मुख्य रूप से संस्कृत में लिखा गया, सही है। रिटन इन तमिल ऑल्सो, ये तमिल में भी लिखा गया, ये भी सही है। इट इज एनोनिमस, बहुत ज्यादा हम लोग को नहीं मालूम चलता है कि किसने लिखा है, तो ये भी सही है। देयर आर जैन पुराण्स, जैन पुराण भी है, हम लोग जैसे डिस्कस किए जैन पुराण भी है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा एक से अधिक विकल्प। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज द मोस्ट सेलिब्रेटेड एंड पॉपुलर टेक्स्ट इन द पुराणिक जीनर? पुराण शैली का सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय पाठ कौन सा है? तो वो है भागवत पुराण। सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय पुराण जो है वो है आपका भागवत पुराण, तो 10 का है ए। क्वेश्चन नंबर 11, ये सारा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अभी। हु इज हेगियोग्राफिकली क्रेडिटेड एज द कंपाइलर ऑफ द पुराण? पुराणों के संकलक के रूप में किसे भौगोलिक रूप से श्रेय दिया जाता है? तो वो है व्यास, वो है आपका व्यास। 11 का ए। 12, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन पीरियड ऑफ द पुराण्स? पुराणों की रचना अवधि क्या है? हम लोग बात किए थे 350 से लेके 350 ईस्वी से लेके 1500 ईस्वी तक 3 चरण में लिखा गया है, और इस ऑप्शन में कोई भी वो ऑप्शन है नहीं, तो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, तो 12 का सही ऑप्शन है ई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट पुराण?
निम्नलिखित में से कौन प्राचीनतम पुराण है? ए ब्रह्मांड पुराण, यह प्राचीनतम पुराण है। देवी पुराण, यह प्राचीनतम पुराण है। कुर्म पुराण, यह भी प्राचीनतम पुराण है। शिव और स्कंद पुराण, यह भी सबसे प्राचीन पुराण है। तो इसका नोट्स बना लीजिएगा। 13 का ए बी सी डी, ये चारों ऑप्शन सबसे प्राचीन पुराण है, जो कि 350 और 750 ईस्वी के बीच में लिखे गए थे। तो सही ऑप्शन है 13 का ई, एक से एक अधिक विकल्प। तो ये चारों ऑप्शन आपके नोट्स में होना चाहिए, सबसे प्राचीनतम पुराण है। उसी तरह आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच अमंग द फॉलोइंग आर द मोस्ट रिसेंट पुराण्स? निम्नलिखित में से कौन सबसे हालिया पुराण है? यानी 1000 ईस्वी से लेके 1500 ईस्वी के बीच में कौन कौन सा पुराण लिखा गया था? तो कालिका पुराण, कल्की पुराण, महाभागवत पुराण, नारदिया पुराण और सारा पुराण। ये भी आपके नोट्स में कि 1000 ईस्वी से लेके 1500 ईस्वी के बीच में कालिका पुराण लिखा गया था, काल्की पुराण लिखा गया था, महाभागवत लिखा था। भागवत पुराण लिखा गया था 750-1000 के बीच में, दूसरे चरण में। लेकिन तीसरे चरण में महाभागवत पुराण लिखा गया था, नारदिया पुराण लिखा गया था और सौरा पुराण लिखा गया था। तो 14 का सही ऑप्शन है ई, यानी एक से अधिक विकल्प। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन पीरियड ऑफ द मोस्ट रिसेंट पुराण? पुराणों की रचना अवधि क्या है? तो पुराणों की रचना अवधि फिर से हम लोग 300 से लेके 1500 तक है। तो इसमें से कोई भी डेट हमारा सही नहीं है। तो सही ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, वेयर इज द डेफिनेशन ऑफ सम्राट मेंशन्ड? कहां सम्राट की परिभाषा उल्लेख किया गया है? देखिए, राजा, सम्राट, ये जो हम लोग सुनते हैं शब्द इतिहास में, तो इस सम्राट शब्द का परिभाषा कहीं दिया गया होगा, तभी तो हम लोग सम्राट नाम के बारे में जाने हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं वायु पुराण पे, इंग्लिश में पढ़ देते हैं। वायु पुराण सेज, ही हु कॉन्कर्स द होल ऑफ भारतवर्ष इज सेलिब्रेटेड एज अ सम्राट। वायु पुराण श्लोक 45 में यह दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है श्लोक वायु पुराण के श्लोक 45 में? जो संपूर्ण भारतवर्ष पर विजय प्राप्त करता है सम्राट कहलाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16, कहां सम्राट की परिभाषा का उल्लेख किया गया है? तो वो है आपका वायु पुराण। 17, व्हाट मीनिंग डज भारत सिग्निफाई? जो हमारा देश का नाम है भारत, और अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 कहता है इंडिया डेट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। पॉलिटी में आप पढ़ेंगे। तो ये जो भारत शब्द है, इसका अर्थ क्या है? भारत शब्द क्या अर्थ दर्शाता है? तो इंग्लिश में हो गया इन परसूट ऑफ नॉलेज, ज्ञान की खोज में। जो भी ज्ञान की खोज में है वही भारतीय है। भारत मतलब ज्ञान की खोज में। 17 का सही ऑप्शन है सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। हम लोग जानते हैं कि भारत एक राजा हुआ करते थे ऋग्वेदिक समय में, जिसे ये नाम लिया गया है। लेकिन हम लोग जब गहराई में मूल में चलते हैं और इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप अटेम्प्ट करने में, ज्ञान के खोज में आपके लिए जरूरी है। हु वॉज भारत्स फादर? भारत के पिता कौन थे? अब इसका सही आंसर जानने के लिए चलते हैं हम लोग विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण, हम लोग विष्णु पुराण में इसका अर्थ ढूंढते हैं। ऋषभो मरु देवासच, इसका मतलब क्या हुआ? ऋषभ मरु देवी से जन्मे थे। मरु देवी के पुत्र थे ऋषभ। और आगे देखिए, ऋषभात भरतो भवेत, इसका मतलब है भरत का जन्म ऋषभ से हुआ।
भरत का जन्म ऋषभ से हुआ। भरताद भारतवर्ष, यानी जो भारतवर्ष, भारतवर्ष मतलब इंडिया है ना, भारतवर्ष इसी भारत से आया है। और भरतात सुमति स्तवभूत, भरतात सुमति स्तवभूत, इसका मतलब क्या है कि भारतवर्ष, भारतवर्ष जो संपूर्ण भारत हम लोग कहते हैं इंडिया, और इसका मतलब भी है साउथ एशिया, इसका जियोलॉजिकल भी मतलब है, जो हमारे विष्णु पुराण में, वायु पुराण में, जो हमारे संस्कृति में जो शब्द है उसका एक साइंटिफिक रीजन है। हम लोग चलेंगे आगे, बात करेंगे, इस क्वेश्चन को कोरिलेट कीजिएगा, कितना रिच हमारा कल्चर है। तो भारतवर्ष इसी भारत से आया है। और सुमति, जो भारत के पुत्र हैं उनको हम लोग सुमति के नाम से जानते हैं। ये विष्णु पुराण में उल्लेख है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई डिबेट नहीं। तो हु वॉज भारत फादर, भारत के पिता कौन थे? तो सही ऑप्शन है ऋषभ, 18 का ए। क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या कैच है। हम लोग यदि आज भारत के भौगोलिक सीमा कहें तो कहते हैं उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर। टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया लाइज द हिमालयस एंड इन द साउथ वी हैव इंडियन ओशन। इसी तरह से हम लोग डिस्कस करते हैं। अब देखिए, ये विष्णु पुराण का ये है, उत्तरम यत समुद्र से हिमाद्रेस च दक्षिणतम। कहने का मतलब है कि उत्तर में समुद्र है, हम लोग जो बोलते हैं दक्षिण में हिंद महासागर, विष्णु पुराण में उसको उल्टा कर दिया गया है कि हमारे उत्तर में समुद्र है और दक्षिण में हिमालय है। वर्ष तद भारत नाम भारतीय यंत्र संतति। इस हिमालय और हिंद महासागर के बीच में भारतवर्ष है और हम भारतीय। सो इसी पे क्वेश्चन है, एज पर द इलस्ट्रेशन इन विष्णु पुराण विच आर द इंपॉर्टेंट एक्सट्रीम्स ऑफ इंडिया। विष्णु पुराण में चित्रण के अनुसार भारत का कौन सा महत्वपूर्ण चरम स्थान है? हिंद महासागर और हिमालय, ये दो महत्वपूर्ण स्थान है। तो सही ऑप्शन ई, एक से अधिक विकल्प। 19 का है ई। 20 अवस्थान आप सुने होंगे, ये ग्रंथ है और उसमें शब्द दिया हुआ स्थान। कहने का मतलब क्या है कि शुरू में हम लोग बात किए थे कि हमारा जो संस्कृत भाषा है, द संस्कृत लैंग्वेज हैज मेनी अफिनिटी विद द यूरोपियन लैंग्वेजेस। और अवस्थान में शब्द है, इंग्लिश में स्थान कहिए, लेकिन अवस्थान में पढ़िएगा तो हिंदी में स्थान। तो स्थान का क्या मतलब है? स्थान को स्थान कर दीजिए और स्थान का मतलब है प्लेस, जगह। तो 20 का ए, यानी जो ओरिएंटल स्टडीज चालू हुआ था और भाषा के आधार पर जो इतिहास को निर्माण किया गया था, तो अवस्थान का स्थान शब्द भी पढ़ा गया। तो स्थान का मतलब है जगह। क्वेश्चन नंबर 21, इन विच लैंग्वेज इंडिया इज रेफर्ड एज हिंदुइज्म। हम लोग देखिए, जो पहला टेस्ट था भारत का परिचय, उसमें भारत और हिंदुस्तान, इस सब पे भी हम लोग एक अलग सेपरेट क्वेश्चन रखेंगे। लेकिन जो हिंदुस्तान बोला जाता है, ये सिंधु से ही, सिंधु प्रोनाउंस नहीं किया जा पा रहा था, तो हिंदुस्तान कहा गया, हिंदू, सिंधु से आया वर्ड हिंदू। तो क्वेश्चन वही है, इन विच लैंग्वेज इंडिया इज रेफर्ड एज हिंदुस्तान। भारत को किस भाषा में हिंदुस्तान कहा जाता है? तो वो है आपका फारसी, वो है आपका पर्शियन। 21 का बी। अब देखिए, भारत का एक और नाम है जम्बू द्वीप। जैसे मुंबई का मूल नाम है बॉम्बे, दिल्ली को कभी इंद्रप्रस्थ भी कहते थे, इलाहाबाद को कभी प्रयाग भी कहते थे। तो उसी तरह भारत को जम्बू द्वीप भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 ये है कि वर्तमान में भी बहुत सारे देश के लोग हैं
जो भारत को इंडिया या भारत या हिंदुस्तान ना कह के जम्बू द्वीप के नाम से ही बोलते हैं। देखिए करंट अफेयर्स में भी हो गया। तो क्वेश्चन वही है, करेंटली वेयर इंडिया इज स्टिल रेफर्ड इनफॉर्मली एज जम्बू द्वीप, वर्तमान में कहां पे भारत को अभी अनौपचारिक रूप से जम्बू द्वीप कहा जाता है। तो वो है बच्चों, याद रखिएगा, नोट कर लीजिए अपने नोट्स में, थाईलैंड, मलेशिया, जावा और बाली। थाईलैंड, मलेशिया, जावा और बाली। ऑप्शन में मलेशिया है, जावा है, बाली है, एक थाईलैंड भी लिख लीजिए। श्रीलंका में जम्बू द्वीप नहीं बोला जाता है। तो मलेशिया, जावा, बाली और एक थाईलैंड भी लिख लीजिए कि यहां पे भारत को अभी भी जम्बू द्वीप के नाम से ही बोला जाता है। तो 22 का ई ऑप्शन हो गया, एक से अधिक विकल्प। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन साउथ एशिया। अब देखिए भारतवर्ष, भारतवर्ष का साइंटिफिक ये नाम, साइंटिफिक जो इसका लॉजिक है, तर्क है कि जो आपका भारतीय प्लेट है, इंडिया प्लेट है, जिसपे कि ये भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल स्थित है, वो पूरा भारत है विष्णु पुराण के अनुसार। लेकिन अब उसका नया कॉन्सेप्ट आ गया है साउथ एशिया। तो साउथ एशिया पे हिस्ट्री प्लस जियोलॉजी प्लस करंट अफेयर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन साउथ एशिया, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशिया में शामिल है। अब देखिए मैप देखिए, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, भारत है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और मालदीव्स है। याद रखिएगा, मालदीव्स, श्रीलंका, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। म्यांमार नहीं है। जो भी इंडियन प्लेट पे है उसी को साउथ एशिया का नाम दिया गया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन साउथ एशिया, निम्नलिखित में से कौन से देश दक्षिण एशिया में शामिल हैं। तो अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, टोटल 8 देश हैं। सही ऑप्शन है ई, मोर देन वन ऑप्शन, एक से अधिक विकल्प। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट लैंड बॉर्डर विथ इंडिया, किस देश की भारत के साथ सबसे बड़ी भूमि सीमा है, और वो है आपका बांग्लादेश, वो है आपका बांग्लादेश। 24 का सही ऑप्शन है ए, 4096.70 किलोमीटर, 4100 किलोमीटर भी आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विच कंट्री हैज एन ओपन बॉर्डर विथ इंडिया, किस देश की भारत के साथ खुली सीमा है। खुली सीमा मतलब लोग आ जा सकते हैं। नेपाल के साथ भी था, लेकिन नेपाल के साथ कुछ अब रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं। ऑफिशियली, अनऑफिशियली तो थोड़ा सा गेट है, आप ऐसे भी ब्रश करते हुए, मुंह धोते हुए चले जा सकते हैं। लेकिन ऑफिशियली आज के डेट में, पहले नेपाल भी था, लेकिन आज के डेट में जो खुली सीमा बात करते हैं, ओपन बॉर्डर की बात करते हैं, वो सिर्फ भूटान के साथ है, नहीं नेपाल। नेपाल को आप नहीं कर सकते 100%। सो विच कंट्री हैज एन ओपन बॉर्डर विथ इंडिया, तो वो है आपका भूटान, यानी सही ऑप्शन है नन ऑफ दीज। किस देश की भारत के साथ खुली सीमा है वर्तमान में, यही क्वेश्चन 5 साल पहले होता तो नेपाल भी हो जाता, लेकिन आज के देश में किस देश की भारत के साथ खुली सीमा है, तो आप कहेंगे भूटान, यानी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बच्चों, अच्छा से नोट्स बना लीजिए डिस्कशन के आधार पर, और फिर दूसरे वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 50 करेंगे। थैंक यू एंड ऑल द